नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीलू मैथाइंस में। और आज हम करेंगे क्लास 10th का 2023 का अंग्रेजी के पेपर का एनालिसिस। देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, बात करें पूर्णांक की तो ये 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे और इसमें देखिए 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि टिक मार्का होंगे जो एक एक नंबर के होंगे और उन्हें आपको OMR सीट में भरना है, ठीक है। और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, मतलब उनका आंसर आपको लिखना है जो कि 50 नंबर का है। सभी क्वेश्चन पार्ट बी के हैं वो आपको एक ही बार में करने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से कीजिए और लास्ट तक चलते जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। और पार्ट नंबर 1 में जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया है कि OMR सीट वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या है कि इसमें एक अनसीन पैसेज दे रखा है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके सही आंसर पे आपको टिक करना है और वो जो सही होगा वो OMR सीट पे गोला भर के वहाँ पे आना है। जैसे बी सही है तो बी पे और ए सही है तो ए पे। तो पहला है हमारा अनसीन पैसेज। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस वाले पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और उन क्वेश्चन के आंसर देने जो उसके नीचे दे रखे हैं। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके। तो देख लेते हैं हमारा क्या पैसेज है, क्या पैराग्राफ है। देखिए बहुत ही सिंपल पैराग्राफ दे रखा है, एक ओल्ड मैन वाला जिसके 4 बच्चे होते हैं। चलो पढ़ने से समझ में आ जाएगा। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अदर। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दुखी था क्योंकि उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको अपने पास बुलाया। एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उन्हें एक स्टिक का बंडल दिखाया जो कि बंधा हुआ था। ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम। उसने उनसे पूछा क्या तुम में से कोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ सकता है। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड। पहले ने फिर दूसरे ने ट्राई किया। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वो सभी फेल हो गए, असफल हो गए, उस बंडल को नहीं तोड़ पाए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने उस बंडल को खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और उनसे कहा कि अलग अलग छड़ को, जो स्टिक थी डंडी को, उसको अलग अलग तोड़ना है। दिस दे डिड इजीली, ऐसा उन्होंने आराम से कर दिया, आसानी से कर दिया। एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेज, और सभी स्टिक्स जो अलग अलग कर दी गई थी, छड़ी जो अलग अलग कर दी गई थी, वो टुकड़ों में जल्दी ही टूट गईं। थस ही टॉट देम, तब इस प्रकार से उसने उनको समझाया, बूढ़े व्यक्ति ने बताया। द अनटाइड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, द यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर वो एक साथ रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन अगर वो डिसयूनाइटेड मतलब एकता में नहीं रहेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसको आपको पहले पढ़ लेना है और उसको पढ़ के उसको समझने की कोशिश करना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको छांटना है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा व्यक्ति स्ट्रेस में था क्योंकि हिज सन क्वारल्ड सम टाइम विद हिम, उससे लड़ते थे, नहीं उससे नहीं लड़ते थे। हिज सन क्वारल्ड विद देयर फ्रेंड्स, उसके लड़के उनके अपने दोस्तों से लड़ते थे, नहीं। हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, उसके लड़के एक दूसरे से लड़ते थे। हाँ, तो ये सही है। और इस वाले लड़के ने जिस बच्चे का मैंने पेपर लिया वो सही करके आया है इसको, तो इसमें आपका ये सी वाला हो जाएगा।
अब इसमें देखेंगे दूसरा है एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान था। इसका मतलब क्या है? हैप्पी नहीं, हैप्पी तो नहीं होगा, डिस्ट्रेस, हेल्पफुल, हेल्पफुल भी नहीं होगा, एंग्री भी नहीं होगा, सैड, तो इसमें हो जाएगा आपका सैड। तो मुझे लगता है इस बच्चे ने ये गलत किया होगा, चलो कोई बात नहीं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, तो यहाँ पे हमें वीक का अपोजिट बताना है। और इसमें देखिए आप, ये आया है कि वर्ड स्ट्रॉन्ग आया है, तो वीक का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, तो बिल्कुल सही है सी। तो आपका ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अनसीन पैसेज आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। क्या करना है हमें? ये ग्रामर पर बेस्ड है, तो इसमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हिज फ्रेंड, फिर यहाँ पे कॉमा है, बिफोर ही रीच्ड देयर, तो देखिए बिफोर आ रहा है और ही रीच्ड देयर, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड, तो यहाँ पे लग जाएगा हेड गॉन। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, अगर तुम कुछ नहीं चाहते हो ज्यादा, यू आर, तो इसका मतलब क्या है? कि यू आर सेटिस्फैक्ट्री, तो इसका मतलब हो जाएगा यू आर सेटिस्फाइड, कि आप सेटिस्फाइड हो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ये वर्ड दे रखा है, इनका एक सेंटेंस बनाना है, तो इसको रीऑर्डरिंग कहते हैं। ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस को रीऑर्डर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कैसा सेंटेंस बन सकता है। सी लॉट ए मनी ऑफ बोरोड हैज देम फ्रॉम, तो यहाँ पे देखिए सी, तो ये तो कर्ता बन जाएगा, तो ये तो हमारा अफर्मेटिव बनना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कर्ता है और फिर हैज है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सबसे पहले कर्ता सी, फिर यहाँ पे हैज, और फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो सी हैज बोरोड मनी, सी हैज बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, तो इसमें ये वाला डी सही हो जाएगा। सी हैज बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, उसने उनसे बहुत सारा पैसा उधार लिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम ये हो गया हमारा, और यहाँ तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये ईटीसी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इनमें से हमें देखना है कि गलत मीनिंग वाला कौन सा शब्द है। तो देखिए इम्पोर्टेंट, क्या ये गलत है? क्या इम्पोर्टेंस, देखो ये तो सही है, इम्पॉसिबल भी सही है, इम्पैक्ट भी सही है। इम्पोर्टेंट में, इसमें इम्पोर्टेंस, इम्पॉसिबल, इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंट, तो देखिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट में ए होता है शायद, तो इम्पॉसिबल भी सही है, इम्पोर्टेंस भी सही है, इम्पैक्ट भी सही है, तो ये देखिए ये गलत है। तो इसमें मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, तो यही फिर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिल इन द गैप विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन, इसमें हमें सुइटेबल प्रीपोजिशन लगाना है और उसको टिक करना है। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज, जब भी कोई चीज़ 2 लोगों से ज़्यादा लोगों में बढ़ती है तो वहाँ पे अमोंग लगता है, तो इसमें ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है रीड द गिवन पैसेज बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये वाला देखिए आपकी बुक से लिया गया है। जो पहला वाला था वो तो अनसीन पैसेज था ग्रामर के बेस्ड पे, और जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो 2 क्वेश्चन है आपके वो बुक से लिए हुए हैं। बुक में अब आपको पहचानना है कि कौन से चैप्टर से हो सकता है। तो देखिए बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstorm, देखिए
हेलस्ट्रॉम और हेलस्ट्रॉम मतलब ओले किस वाले चैप्टर में आए थे, लेंचो वाले में, लेंचो वाला चैप्टर से लिया गया है। बिगन टू फॉल दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइल्स, जो कैसे लग रहे थे, नए सिल्वर कॉइल्स की तरह लग रहे थे। बारिश शुरू हो गई थी और क्या हो रहा था कि ठीक है, जो कि सिल्वर कॉइन्स को उन्होंने रिजेंबल कर दिया, मतलब जो बारिश की बूंदें थी वो सिल्वर कॉइन्स ही लग रही थी, लेकिन अब हेलस्टॉर्म शुरू हो गए थे, ओले शुरू हो गए थे, उन्होंने उसको हटा दिया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने आप को बारिश से बचाते हुए रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेपर्स, वो जो जमे हुए मोती जैसे हेलस्टॉर्म से उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। तो ये लेंचो वाले चैप्टर से लिया है। अब इसमें से पूछ रहा है अलोंग विद द रेन बिगन टू फॉल, क्या रेन के साथ क्या क्या गिरना शुरू हो गया, हेलस्टॉर्म्स गिरना शुरू हो गया, ओले गिरना शुरू हो गया, तो ये सही है। द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, ये वाला जो कॉर्नफील्ड था, जो मक्के का खेत था, वो किससे बिलोंग करता था, वो लेंचो का था। किसको था, लेंचो का, ठीक है, तो इसमें लेंचो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकिन 13 तक, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टू द आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको जो आपकी प्रोज है उसके बेसिस पे यहाँ प्रोज और जो आपकी क्या सप्लीमेंट्री है उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं। तो क्या है, नेल्सन मंडेला सेकंड वाला चैप्टर है, नेल्सन मंडेला का ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसमें से ये वाला है नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो इसमें प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, मासीर एक बड़ी मछली है जो कि ताजे पानी में पाई जाती है, कौन से वाले, कावेरी नदी के में, ठीक है। आप पढ़ेंगे चैप्टर कुर्ग वाला, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। कुर्ग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा कि वहाँ पे आप देखोगे कि उसमें मासीर नाम की एक फिश के बारे में बताया गया है जो कि कावेरी नदी में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बल्ली वाले चैप्टर से आ गया है, क्या कह रहा था, बस फेयर फ्रॉम बल्लीज विलेज टू द टाउन वाज, कितना था, 30 पैसे वन वे, एक साइड से 30 पैसे था, ठीक है। आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बल्ली वाला चैप्टर है, जब मैं आपको कराऊंगा चैप्टर्स तो आप देख लेना, फिलहाल इसमें 30 है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15, मतलब 2 क्वेश्चन, क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस वाले को पढ़ना है आपको, इस अंश को पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट में अंश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है सम से। तो देखिए, ये वाला जो स्टेंजा है वो लिया गया है फायर एंड आइस से, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपकी पोएम नंबर 2 है। तो उसमें कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार फायर से खत्म होगा और कुछ कहते हैं कि आइस से खत्म होगा। From what I have tasted to desire, I hold with those who favor fire. तो आपका कवि कह रहा है, पोएट कह रहा है कि मैं उनके साथ एग्री करता हूँ जो कि फायर को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ कह रहा है हु इज द स्पीकर इन अबव लाइन्स, तो कौन है, द पोएट, कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, देखिए इसने कहा है ना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये फायर सही है, ठीक है, पैरा नहीं स्टेंजा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 लास्ट हमारे क्वेश्चन 5 है, इनमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक, हरी सिंह नहीं जानता था कि खाना कैसे पकाया जाता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह पका सकता है। क्यों कहा, ही वांटेड वर्क एंड फूड, ये तो नहीं था, ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर ए नाइट, ही वांटेड टू ट्रेन
अनिल एज ए कुक ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, तो ही इसमें क्या हो जाएगा, पहले क्या था वह कुछ, ये वाला सही है, ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर ए नाइट, ये वाला सही हो जाएगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, ये जो आपका ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर है पहला वाला, उसमें कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, जब उस ट्रीकी नाम के डॉग की ट्रीटमेंट किया गया था डॉक्टर ने, ऑपरेट द डॉग, उसको किया, ऑपरेशन किया नहीं, गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट नहीं, केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ये वाला सही है। उसको खाना नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था, चल नहीं पाता था उसको, लेकिन पानी खूब दिया था, ठीक है। उसको वो क्या कर रहा था, उसका पेट लॉस कर रहा था, तो ठीक है। अब देखिए, एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक टाइटल्ड, उसकी माँ ने उसे कौन सी वाली बुक दी थी, उसका क्या टाइटल था, उसका टाइटल था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ये वाला दिया था, राजा दशम की ट्रेवल, ठीक है, यात्राएं, ये वाली दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, नहीं, गलत है, क्योंकि उसने नकली डायमंड लिया था और असली नकली डायमंड का नेकलेस लिया था और असली डायमंड का नेकलेस लौट आया था जब वो खो गया था। तो इसमें कह रहा, दूसरा वाला देखिए, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड एंड रिटर्न, रियल वाला तो नहीं लिया था, ये भी गलत हो जाएगा। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ये भी गलत है। अब तो यही ऑप्शन बचा, इसको पढ़ लेते हैं, यही सही हो जाएगा। देखिए कैसे, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, जी बिल्कुल सही है, यही है, क्योंकि उसने नकली वाला डायमंड का वो लिया था हार, और फिर जब वो खो गया था तो उसने असली वाले डायमंड का हार लौटाया था, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, वो कौन कौन थे, तो इसका अभी थोड़ा ये जो आपका भोली वाला चैप्टर है इसमें है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाला होगा, थोड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने काफ़ी अभी ये मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, पहले पढ़ाया था पिछले साल, तो देखिए ये वाला होगा और आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव करना है। तो इसमें क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चन दैट फॉलो, ये वाला आपको पढ़ना है और उसके आंसर्स निकालने हैं। वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव टू नो वर्क टू डू, तो ये आपका अनसीन पैसेज दिया है। फिर दोबारा से, हाउ डू वी एनवे रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग, व्हाट कैन डू just what they please all the year around, yet when we feel this we make mistake, sometimes they are tired of having nothing to do, most of us are happy when we have regular work to do, the first thing work does for us is to give us happiness, जब हम काम करते हैं तो हमें उससे खुशी मिलती है। द वर्क गिव अस सेल्फ रेस्पेक्ट, काम हमें सेल्फ रेस्पेक्ट देता है। द आइडलर हाउएवर रिच लिव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर, जो आलसी होते हैं हालांकि दूसरों के उस पर जीते हैं मनी पर। बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल कैन होल्ड अप दिस हिज हेड, लेकिन जो अपना पैसा सही तरीके से कमाता है वो अपना सिर ऊंचा रखता है। एंड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ, और स्वयं की रेस्पेक्ट करता है। लास्टली, अंत में, रेगुलर वर्क हेल्प अस इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर, रेगुलर वर्क हमें कैरेक्टर बनाने में हेल्प करता है। इट टीचेस अस सच गुड हैबिट्स एज पंक्चुअलिटी, ये हमें कुछ अच्छी आदतें सिखाता है जैसे कि समय की पाबंदी, केयरफुलनेस, ध्यान से काम करना, एंड फेथफुलनेस, और वफादारी से काम करना इन वर्क, काम में। इट इज द मैन हु वर्क नॉट द आइडलर दैट एज ए रूल डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर,
व्यक्ति जो काम करता है और आलसी नहीं रहता है, डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, उसका अच्छा कैरेक्टर डेवलप होता है। वाई डू वी समटाइम एनवी रिच पीपल, तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा। वी समटाइम थिंक दैट वी वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ डू वी envy rich people who have not to work for their living but can do just what they please all the around। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लगा सकते हैं, वैसे बना के भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, पहली चीज क्या है जो हमें वर्क देता है। देखिए यहीं पे या द फर्स्ट थिंग वर्क डज गिव अस इज हैप्पीनेस, क्या देता है, हैप्पीनेस। तो ये दूसरे वाले का यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। फिर क्या, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, क्या कौन सी चीज़ है जो बेस्ट कैरेक्टर करता है। तो देखिए यहाँ का इट इज द मैन, व्यक्ति जो कि अब काम करता है, नॉट द आइडलर, जो कि आलसी नहीं है, दैट अस द रूल, दैट एज ए रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, ये वाला हो जाएगा इसमें 3। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, गिव ओनली वन वर्ड, व्यक्ति जो काम करता है उसका अपोजिट क्या होगा, तो जी क्या होगा, आइडलर, क्या होगा, आइडलर, आलसी, आइडलर जो काम नहीं करता उसको कहते हैं आइडल या आइडलर, जो आलसी होता है। ठीक है, तो आइडल भी कर सकते हैं आप इसका, वो वाला। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, तो आपको अपने दोस्त को अपने बहन की शादी पर इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। तो लेटर राइटिंग में आप इसको सीख जाओगे और इसको देख लेना आप, नहीं तो मैं लिखा दूंगा इसका। या 4 नंबर का है, आपको या तो ये करना है या इसका करें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें कमी आ रही है, उसके बारे में प्रिंसिपल को अवेयर करने के लिए ये वाला आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, लगभग हर टीचर इसको लिखाता है और आपके टीचर्स भी लिखाते होंगे, अगर नहीं निकालते होंगे तो आप विद्या वगैरह में से देख लेना, नहीं तो लिखना इतना इसको हार्ड नहीं है। हम इसका डिटेल सॉल्यूशन अभी देंगे, पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एंड रिपोर्ट ऑफ द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी है साइंस एग्जीबिशन पर अपने कॉलेज में। या तो ये कर दीजिए 6 नंबर का, या इसके अलावा ये लिख रहा है कि आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, वो भी 6 नंबर का होगा। टेकिंग क्लू गिवन वेलो, राइट एन आर्टिकल ऑन द यूजेज एंड मिसयूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। इससे के अलावा मोबाइल फ़ोन के पहले बारे में उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताना है, फिर गूगल सर्च के बारे में बताना है, फिर इंटरटेनमेंट के बारे में बताना है, फिर शॉपिंग, फिर साइबर क्राइम और ये हार्मफुल इंडल्सेंसेज। तो ये तो हो जाएंगे आपके यूजेज और ये हो जाएंगे आपके साइबर क्राइम और ये मिसयूजेज। इसमें शॉपिंग में आप दोनों लिख सकते हैं, यूजेज और मिसयूजेज, क्योंकि इसकी हमें आदत भी पड़ जाती है और कभी कभी इससे हमारा समय भी बच जाता है। जब समय बचता है तो वो यूज होता है, और जब उसकी हम हैबिटेंट हो जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है तो वो मिसयूज होता है। ठीक है, तो इसको आप इजीली लिख पाएंगे। अब कहना है क्वेश्चन नंबर 4, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज आ रहा है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड, फिर आ जाएगा सीमा टू हेल्प। देखो प्लीज से तो ये रिक्वेस्टेड हो गया, टू हेल्प। अब मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, देखिए सन/130। 130। तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो मोहन का क्या आएगा, मोहन का ऑब्जेक्ट आएगा हेल्प हिम। ठीक है, और ये यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस।
देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी होगी, आप कमेंट करना तो मैं बना दूंगा। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए पैसिव वॉइस का तो 2 नंबर तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 2 नंबर पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो पैसिव वॉइस तो बहुत ही इजी है। पहले क्या करना है, इसको ए लेटर को आगे लगाना है, ए लेटर। अब इसका अब इसका हमें टेंस देखना है, एम राइटिंग आ रहा है, इज आर एम और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम लगेगी, तो लेटर के हिसाब से क्या लग जाएगी, इज, और फिर बीइंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ग की थर्ड फॉर्म लगती है तो आईएनजी किस में चली जाएगी, वी में, बीइंग, ये लेटर इज बीइंग। अब यहाँ पे वर्ग की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न, और फिर आ जाएगा वाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, अब देखिए पंचुएट द फॉलोइंग, तो इसमें हमें पंचुएशंस के नियम हमें सीखने हैं। तो आप समझ लीजिए कि ग्रामर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और यहाँ आपके पंचुएशंस वाला है, और इससे पहले आपको रीअरेंज द सेंटेंस वाला था। तो इसमें देखिए सी सेड, तो पंचुएशन का मतलब क्या है, उसमें आपको कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, एस को बड़ा बना देंगे, सी सेड टू मी, और यहाँ से हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे, और यहाँ से एच को बड़ा बना देंगे, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू गोवा। गोवा देखिए एक प्लेस का नाम है, तो क्या करें इसको, हम नाम का पहला अक्षर तो बड़ा बनता है क्योंकि प्रॉपर नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन तो बड़ा आएगा, तो गोवा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो हमें ये ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन 10th में जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सिर्फ एचआरएम वाले, हैजब वाले और थोड़े से प्रयोग वाले आते हैं, तो देख लेते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी होती है, तो सबसे पहले वर्षा ऋतु कर देंगे, रेनी दा लगा देंगे, द रेनी सीजन इज, सबसे अच्छी की क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी की हो जाएगा, देखिए बस सभी ऋतुओं से अच्छी, इज द बेस्ट सीजन। ठीक है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, हरियाली। तो इसको हम इट से भी कर सकते हैं, क्यों, और वैसे भी तो क्या कर देंगे, इट सीम्स, फिर हरियाली की कर देंगे ग्रीन, ग्रीन सीन कर सकते हैं जब आपको वहाँ पे कोई मीनिंग याद नहीं आ रही है तो। और चारों ओर की ऑल अराउंड। फिर क्या कर रहा है, कृषि के लिए वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, वर्षा ऋतु, तो क्या कर देंगे, द रेनी सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, इज वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए उसमें जो इम्पोर्टेंट में दिया था ना, पहले ई दे रखा था यहाँ पे, तो वही गलत था, इम्पोर्टेंट में ए होता है। द रेनी सीजन इज वेरी इम्पोर्टेंट कृषि के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, वर्षा और वन, द रेन एंड द फॉरेस्ट आर निर्भर हैं, डिपेंडेंट एक दूसरे पर, टू ईच अदर। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया जो कि आपका 4 नंबर में दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। इट मीन्स ये आपका क्या है, शॉर्ट आंसर है प्रोज का। हु वाज एनी फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम की बुक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एनी फ्रांक कौन थी, शी वाज ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, वेयर डिड शी राइट ए डायरी। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर आज इजीली से दे पाओगे। वाट इज, या ये करो या करो, वाट इज
कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है? कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड ग्रीन सीनरीज स्पाइसेज, है ना। तो ये भी आप शॉर्ट आंसर है, ये देख लेना। वाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए क्या कहा? उसने कहा ये तो बेईमानों का झुंड है। उसने कहा था बंच ऑफ क्रुक्स, तो इसका हो जाएगा लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज दैट दे वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब कि ठगों का समूह कहा था उसने। या आपको ये करना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे फिर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, या आप इनका आंसर अपने बुक में भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका लॉन्ग आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई इसको एक करना है 60 वर्ड का। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, किसा गौतमी वाला चैप्टर है द सरमन एट बनारस, ऐसे ही करके है चैप्टर है वो किसा गौतमी वाला, गौतम बुद्ध वाला। तो उसमें ये आप देख सकते हो। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, वल्ली वाले चैप्टर में से ये आपका लिया हुआ है। हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इज द एशियन लायन और सम अदर बीस्ट, तो ये आपका पोएम में से लिया हुआ है। हाउ टू टेल ए वाइल्ड एनिमल, तो आप ये करो या ये करो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन आप ना याद करें क्योंकि भूल जाओगे, उससे बढ़िया तो 4 लाइन की 2 पोएम याद कर लें, क्योंकि एक तो इसमें दे रखी होगी, अगर वो दे रखी होगी तो फिर दूसरी लिख देना, और 4 लाइन की मतलब 8 लाइन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है देखिए, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में जो लाइन्स दे रखे हैं वो वाली कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए आपको 2 याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो सेंटर आइडिया आपको याद कर लेना है। हाउ टू टेल एनिमल्स अमांडा वाला, द ट्रीज, तो कम से कम आपको 5 सेंटर आइडिया याद कर लेने। एक तो डस्ट एंड स्नो वाला, डस्ट ऑफ स्नो वाला याद कर लेना, और एक फायर एंड आइस, और द टाइगर इन द जू, और एक आप ये कर लेना अमांडा वाला, और ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो ये इतना आप याद कर लेना, ठीक है। सेंटर आइडिया तो आपको याद ही होनी चाहिए। फिर कह रहा है आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर 30 to 40 वर्ड, मतलब ये शॉर्ट आंसर्स हैं आपकी। किस में से? ये सप्लीमेंट्री में से हैं। व्हाट ट्रीटमेंट द डॉक्टर गिव टू ट्रीटी, उस ट्रिकी नाम के कुत्ते को डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया था? उसको भूखा रखा था और उसको पानी ज़्यादा पिलाया था। तो ये आप शॉर्ट आंसर्स देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू वोलीज विलेज, ये वोली वाला चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे तो ये भी इतना कोई हार्ड नहीं है, ये भी आप कर लेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड, ये आपका लॉन्ग आंसर है। किस में से है? ये सप्लीमेंट्री में से है। हाउ वाज बोली इज टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, बोली वाले चैप्टर में से आपको लॉन्ग आंसर से याद करने। तो कह रहा है हाउ वाज बोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए भोली को कैसे ले जाया गया, ठीक है। वाट वुड हैपन्ड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स हॉल, तो अगर वो मिनिस्टर के हॉल में डायमंड नेकलेस को नहीं खोती तो मटिल्डा के साथ क्या होता? देखिए, मटिल्डा ने जो नकली नेकलेस लिया था और उसके बदले में उसने असली डायमंड का नेकलेस लौटाया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई और उसको चुकाने में 10 साल लग गए, उसकी जमा पूंजी चली गई
और उसको गरीबों जैसा जीवन जीना पड़ा। अगर वो नहीं चुकाती तो वो अपना सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीती रहती, ठीक है, लेकिन वह क्या होता कि वह उसकी जो डिजायर्स थी वो कभी कम नहीं होती। तो यही आपको इसमें लिखना है। बाकी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और हो सके तो बताइएगा, मैं आपके लिए लॉन्ग आंसर्स फिर कराता हूँ। धन्यवाद।